आज भी हम चाइना की तरह औद्योगिक देश के तौर पे तो नहीं हैं। लगातार ये बात चलती रहती है कि भारत को जो है औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाना होगा। तो आज के सेशन में भारत के औद्योगिक क्रांति के संदर्भ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक प्रश्न हमेशा रहता है कि भारत जो है प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गया, कैसे हुआ। लेकिन इन सबको समझने के पहले एक बार हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे स्वरूप को समझेंगे, ढांचा को समझेंगे। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बारे में हमारा विस्तार से डिस्कशन हो गया है। मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि औद्योगिक क्रांति के ये पैरामीटर्स होते हैं और जिस देश में ये पैरामीटर मैच कर जाते हैं वो देश औद्योगिक हो जाता है। क्या क्या पैरामीटर थे? कोई भी देश औद्योगिक कब बनता है? जब वहाँ पर कच्चा माल की उपलब्धता हो। क्या भारत में कच्चा माल की उपलब्धता थी? बिल्कुल थी, समृद्ध था कच्चे माल को लेकर के। दूसरा, श्रम, लेबर होनी चाहिए। क्या भारत में लेबर की उपलब्धता थी? बिल्कुल थी। एक बड़ा बाजार होना चाहिए। क्या भारत में बड़े बाजार की उपस्थिति थी? बिल्कुल होना चाहिए। और तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं पे हम तकनीकी पिछड़ापन का शिकार रहे हैं सदैव से। और अभी वर्तमान में कुछ स्थिति हमारी सुधरी है, लेकिन अभी भी जो एक कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी होती है, प्रतिस्पर्धी तकनीकी जो होती है, जो वर्तमान में विश्व के अन्य देशों के पास है, अभी उसमें भी काफ़ी पीछे है। अभी हम टेक्नोलॉजी या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर अभी R&D की दिशा में लगे हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं? और पैरामीटर्स बताइए। कहीं ना कहीं तकनीकी पूंजी नहीं है हमारे पास। कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। बिना पूंजी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था तो कभी नहीं था। आप कहें कि प्राचीन काल में हम विकसित अर्थव्यवस्था थे, मध्यकाल में विकसित अर्थव्यवस्था थे, ये कहना तो सही नहीं रहेगा। जितनी बड़ी आबादी है, पर कैपिटा इनकम कभी इतनी अच्छी नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर हम जिक्र करते रहते हैं, कभी हम सोने की चिड़िया थे, कभी हम जो है गुप्त काल में बहुत समृद्ध स्थिति थी। हमारी समृद्ध स्थिति आर्थिक तौर पे कभी अच्छी बहुत नहीं रही। इकोनॉमिक तौर पे ऐसा नहीं था कि हम कभी सुपर पावर के तौर पे रहे हों। चाहे वो कोई भी समय काल रहा हो, कोई भी टाइम पीरियड रहा हो, समाज में आर्थिक केंद्रीकरण हमेशा था। समाज के कुछ तबके के पास पैसा था। आर्थिक विकेंद्रीकरण भारत में कभी नहीं रहा कि हर व्यक्ति समृद्ध हो गया हो। और वही स्थिति वर्तमान में भी बनी हुई है। तो कैपिटल। और बताइए, और सोचिए। लेकिन जब देखो, अब हम हमेशा कहते हैं औद्योगिकरण की अवधारणा का जन्म कब हुआ? 1760 के बाद औद्योगिकरण की अवधारणा का जन्म हुआ। उस अवधि में से पहले हमारी स्थिति थोड़ा बेहतर थी। मुगल काल वगैरह में भारत जो है एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में था। गांव आत्मनिर्भर होते थे। आज आप देखिए, गांव आत्मनिर्भर नहीं है। गांव को कुछ भी चाहिए होता है, शहर का मुंह देखना पड़ता है। पहले गांव सिर्फ नमक और लोहे, दो चीज़ों को लेकर के ही गांव से बाहर जाया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति नहीं है। गाँव में कुछ भी आ रहा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। गाँव के लोग चाहे कोई भी चीज़ हो। हाँ, भौतिक सुविधाओं में डिफरेंस आ गया। एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अभी जैसे सब लोग बोलते रहते हैं जेन जी, है ना, जनरेशन जेड, जनरेशन जेड। आप लोग सब जनरेशन जेड हो, है ना, जेन जी हो। लेकिन आप लोग एक चीज़ पाओगे, जेन जी में भी डिफरेंसेस हैं। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी, समाज के संदर्भ में देखें तो जो गांव का जेन जी है और जो दिल्ली का जेन जी है, अंतर नहीं है? बहुत अंतर है दोनों में, सोच में, समझ में। ऐसे ही हमारे समाज में गांव में और शहर में, नगर में अंतर है। वहाँ की कार्य पद्धति, जीवन शैली, खान पान। तो वैसे ही वैश्विक स्तर पर जो है अर्थव्यवस्थाओं में अंतर हम देखने को पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक समय काल में एक जैसी चीज़ हो। जैसे अभी आप ट्राइब्स को देखें, ट्राइब तो अब उन्होंने अपने कल्चर को संजो के रखा है। उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं, जब हम स्टोन एज में रहते थे वो स्थिति में रह रही हैं। वो आदिम अवस्था में अभी भी रह रही हैं। वो आदिम जनजातियां बहुत सारी हैं। अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी स्टोन एज वाली जैसी स्थिति में। तो ये वाला जो स्वरूप रहा भारत का, कि एक भारत तो धीरे 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 वहां पर कुछ केंद्र बनते गए और वहां पे व्यापार, ट्रेड, गतिविधि, उद्योग, इंडस्ट्री लगती गई। लेकिन एक भारत ऐसा रहा जो हमेशा से पिछड़ा रहा और वो खाई बढ़ती चली गई, उसको पाट नहीं पाए हम कभी भी। तो औद्योगिक क्रांति भारत में जो हुई है, पश्चिमी देशों की तरह तो नहीं हुई है। सीधे हमने मशीनीकरण नहीं किया उस टाइम पे।
अभी भी हमारे पास मशीनीकरण नहीं है, अभी भी इंपोर्टेड मशीनीकरण है, हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ का जो औद्योगिक क्रांति थी वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद में, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा ऐसी पॉलिसी क्रिएट की गई कि भारत में जो औद्योगिक ढांचा था भी उसको तहस नहस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उसको भी खत्म किया गया समय के साथ। क्रांति के पहले का भारत जो था आपका, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, तो एक बार उस संदर्भ में भी समझेंगे हम लोग। और एक चीज जो हमेशा बात आती कि औद्योगिक क्रांति में इतना पिछड़ कैसे गए, इसमें अंग्रेजों की पॉलिसी और नीतियां, इनको समझने का प्रयास करेंगे। और एक विषय में समझाने का प्रयास करूंगा कि हम मुगल काल में क्या स्थिति रही। ये सारे प्रोस्पेक्टिव समझ करके आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी वर्तमान से, अभी शुरुआत करते हैं, रिवर्स चलते हैं। अभी एक प्रश्न आपका ये रहता है कि भारत टर्सरी सेक्टर पे हम ज़्यादा फोकस्ड हैं, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन हम सेकेंडरी सेक्टर में पिछड़ गए। जबकि होना क्या चाहिए था, प्राइमरी थे, प्राइमरी बने रहते, और हम फिर सेकेंडरी जाते, फिर टर्सरी जाते, तो शायद चाइना जैसी स्थिति हमारी भी हो जाती। लेकिन हमने जंप कर दिया। जनरली यही होता है, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, हमने एक कक्षा क्रॉस कर गए, है ना। हम इस समय बहुत वर्ल्ड की एक तरीके से टर्सरी क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में सुपर इकोनॉमी के तौर पे भी देखा जा सकता है। भारत एक अच्छा आउटसोर्सिंग हब है, जितनी भी सर्विसेज वर्ल्ड को चाहिए होती हैं, भारत से सर्विस सेक्टर से आउटसोर्स करता है वो। तो आर्थिक विकास का जो पारंपरिक सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं क्लार्क फिशर मॉडल, ठीक है, उसके द्वारा कहा जाता है कि कोई भी देश पहले कृषि को मजबूत करता है, और कृषि को मजबूत करके फिर एक औद्योगिक आधार बनाता है। और एक्चुअली में जो गांव होते हैं, गांवों को, जैसे चाइना में मैंने आपको औद्योगिकरण बताया, चाइना ने क्या किया, अपने गांवों में उसने औद्योगिक आधार बनाया। पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कारखानों से जोड़ दिया, मशीनीकरण से जोड़ दिया। तो क्लार्क फिशर मॉडल यही कहता है कि कोई भी देश हो, पहले वो कृषि को मजबूत औद्योगिक आधार बनाता है, और फिर ग्रामीण आबादी को कारखानों के साथ जोड़ देता है। ठीक है, और इसके बाद जब गांव की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे समृद्ध हो जाती है, ये शहरों में भी स्थिति चलती रहती है, तो औद्योगिक स्टेट में बदल जाता है वो, गांवों में भी और शहरों में भी। और जब पूरी अर्थव्यवस्था समृद्ध हो जाती है, तब वो सर्विस सेक्टर की तरफ आगे बढ़ती है। ये एक जनरल मॉडल है, यही चाइना ने किया, यही ब्रिटेन ने किया, यही अमेरिका ने किया, यही जर्मनी ने किया, यही जापान ने किया, यही चीन अभी कर रहा है। लेकिन भारत ने औद्योगिक चरण को पूरी तरह से स्किप कर दिया, छोड़ दिया। सेवा सेक्टर पे असाधारण विकास होगा। क्यों हो गया सेवा सेक्टर पे, क्यों हमारा रुझान आ गया, क्यों हमने गांवों पे ध्यान नहीं दिया, क्यों हमने कारखानों पे ध्यान नहीं दिया। देखिए 1980 से 90 का दशक जब था, हमने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई थी उस समय काल पे कि हम सर्विस सेक्टर को कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वैश्विक, उस समय भी वैश्विक स्तर पे कुछ चल रहा था, और आंतरिक स्थिति कुछ भी हमारी ऐसी चल रही थी, जिसके कारण से हम बेखबरी के दौर पे सर्विस सेक्टर पे पहुंच गए। मतलब हम चाहते नहीं थे कि हम सीधा जंप कर जाएं, हम भी चाहते थे जो एक जनरली एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का। अब हम औद्योगिकरण, अब पीछे पड़े हुए, औद्योगिकृत करो, औद्योगिकृत करो। अभी हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चाइना मॉडल पे हम अपने आप को लौटा ले जाएं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ होगा उस टाइम पे, ऐसी कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट की रही होंगी जिसके कारण से हम सीधा सर्विस सेक्टर पे चले गए, बताइए। सोचिए कि भारत कैसे सर्विस सेक्टर पे जंप कर गया। हाँ बताएं। इकोनॉमिक, इस कारण से बंद अर्थव्यवस्था थी जब 80-90 के दशक में। ठीक है, वेरी गुड। और कोई भी देश सर्विस सेक्टर में क्यों कन्वर्ट होता है भाई? बंद अर्थव्यवस्था तो चाइना की भी शुरू में रही है, बाद में जो है खोली गई है वो भी अर्थव्यवस्था। हाँ क्या, वैश्वीकरण भी एक फैक्टर है, बिल्कुल एक फैक्टर है, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्यों बदली, इसको स्पष्ट करिए ना। ऐसा कौन सा भारत में, ऐसी कौन सी सरकार की पॉलिसी थी कि हम सीधा जंप कर गए? मैं ये जानना चाहता हूँ।
कोई तो कारण होगा ना। आज आप देखिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताता हूँ। टीसीएस का नाम सुना है, इन्फोसिस का नाम सुना है, विप्रो का नाम सुना है। ये बड़ी कंपनियां हैं जो सर्विस सेक्टर पे धमाल मचा रही हैं। टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस भी कर रही है, विप्रो भी कर रही है, पूरा नोएडा भरा हुआ है। अभी मैं पिछले 3 दिनों से नोएडा में ही था। पूरा नोएडा आप जाएंगे, आईटी हब है आपका। और सिर्फ नोएडा नहीं, बंगलुरु आपका, हैदराबाद आपका, ये सब साइबर सिटी है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। गुड़गांव आपका। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ, इससे जनरली थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया में हायर एजुकेशन कैसी है? हायर एजुकेशन समझते हैं? हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को बहुत लोग गलत बोलते हैं। जो नेहरू को नहीं समझ पाता वो नेहरू को गलत बोलता है, या राजनीतिकरण कह सकते हैं मुद्दे का। लेकिन जनरली जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने हायर एजुकेशन और तकनीकी संस्थानों पे बहुत जोर दिया। उन्होंने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया, और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई उस समय जब देश आज़ाद हुआ। जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये सब बनी आपकी, और लगातार इन पे जोर दिया जा रहा था। एक चीज में हम पीछे थे और अभी भी पीछे हैं, प्राइमरी एजुकेशन और जो साक्षरता दर जो आपकी है। आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त एक मध्यम वर्ग जो है डेवलप होता जा रहा है, अभी भी होता जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा मतलब आप देखेंगे अभी भी हिंदी को लेकर के ना वो तवज्जो नहीं मिल पाई जो अंग्रेजी की तवज्जो है। तो शुरुआत में आईआईटी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सबका जो सिलेबस था वो अंग्रेजी ओरिएंटेड था पूरा का पूरा। तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया भारत में, मध्यम वर्ग तैयार हो गया जिसने अंग्रेजी भाषा में एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाई, जो इन कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से बन करके निकले। एक तो कारण ये था। दूसरा क्या हुआ, विश्व में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश, चूंकि वहां पे औद्योगिकरण पहले चालू हो चुका था। ठीक है, अभी भारत के संदर्भ में हम समझना बस सिर्फ ये समझ रहे हैं हम सर्विस सेक्टर पे कैसे आए, हमारा औद्योगिकरण क्यों पिछड़ा, इस सब के पीछे के कारण अभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करिए ताकि वर्तमान परिदृश्य आपको साफ हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके। अब देखिए वहां औद्योगिकरण हो चुका है यूरोप में, वहां तो पहले ही ब्रिटेन औद्योगिक हो चुका, वो तो देश आज़ाद करने की तरफ है। 1947 में हमें आज़ाद कर दिया, विश्व के कई देशों को सब आज़ाद कर रहे हैं। फ्रांस आज़ाद कर रहा है ना, पुर्तगाली आज़ाद कर रहे हैं, स्पेनिश आज़ाद कर रहे हैं। तो यूरोप पूरा अब आज़ाद कर रहा है देशों को, और वो औद्योगिकृत हो चुके हैं। उन्होंने बड़े बाजार का उपयोग कर चुके हैं, पूंजी बहुत थी, वैश्विक उपनिवेशवाद से बहुत बेनिफिट ले लिया है। तो अब वहाँ पे सर्विस सेक्टर की तरफ वो मूव कर रहे थे। अमेरिका सर्विस सेक्टर की तरफ उस समय मूव कर रहा था, यूरोप पूरा सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहा था। तो पूरी जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब कंपनियों को आउटसोर्सिंग के लिए कर्मचारियों की जरूरत थी कि हमें बड़े कर्मचारी मिले। क्यों? क्योंकि अब ये क्या कर रहे थे, ग्लोबलाइज्ड कर रहे थे अपने वर्क को, अपने काम को, पूरे विश्व में अपना काम फैलाना चाह रहे थे। आज देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट किस देश में नहीं है, एप्पल किस देश में नहीं है, जितनी भी आपकी बड़ी कंपनियां हैं कोई भी आप उठा लीजिए, सब विश्व के हर देश में। ये मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, एमएनसीज बोलते हैं। तो इनको क्या चाहिए होगा आउटसोर्सिंग के लिए, काम, वर्कफोर्स चाहिए होगी, कर्मचारियों की जरूरत थी। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्मचारियों का वर्ग तैयार हो गया यहाँ पे। एक तो लेबर सस्ती थी, अंग्रेजी बोलने वाले भी थे, तकनीकी कार्यबल भी था, आईआईटी, आईआईएम्स और इन सब में पढ़ करके एक टेक्निकल वो, हाँ वो भी है। सब 70-80 के दशक में राजीव गांधी थे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति लेकर के आए। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ नेहरू जी से, ताकि जनरली आपको आइडिया लगे कि भारत में एक वर्ग कैसे डेवलप हुआ। तो अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम वेतन पर काम पर रखने वाला सिर्फ एक ही विश्व में बड़ा देश था, वो था भारत। स्किल्ड लेबर भी थी, अंग्रेजी भी बोल लेती थी, और यहाँ पे तो एक तो ये बड़ा कारण बना। एक घटना हो रहा था जिसको हम Y2K बोलते हैं। 1990 के दशक के अंत में दुनिया भर में कंप्यूटर में Y2K का मतलब है ईयर 2000, ये कोडिंग की प्रॉब्लम है, Y2K कहा जाता है। और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को इस कोड को ठीक करने के लिए लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जरूरत थी, तुरंत चाहिए था, अर्जेंट हायरिंग की जरूरत थी। ठीक है, और ये सब कुछ हो पाया भारत में। तो मतलब हमें क्या हो गया, वर्ल्ड लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, रोजगार मिलने लग गया, और ये सब कुछ सर्विस सेक्टर पे हमें मिल रहा था।
हम अपने यहाँ विकसित नहीं कर रहे थे, हम तो आउटसोर्सिंग कर रहे थे। हमारे पास तो लेबर थी, स्किल्ड लेबर थी। हमारे यहाँ आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे हर साल बन रहे थे, तैयार हो रहे थे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में बनने लग गई। टाटा आ गया, इन्फोसिस आ गया, विप्रो आ गया। तो हमने Y2K को, जो Y2K क्राइसिस आया, सन 2000 का क्राइसिस आया, क्योंकि उस साल क्या हो रहा था, दशक ही बदल रहा था, पूरा का पूरा ईयर ही चेंज हो रहा था। कंप्यूटर में उस ईयर को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो इंडिया ने सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को। तो जैसे ही Y2K संकट को हमने सफलतापूर्वक हल किया, तो भारतीय आईटी इंडस्ट्री का दुनिया भर में लोहा मनने लग गया, एक धाक जम गई। पश्चिमी देशों को लग गया कि यार यहाँ पे जो है अलग तरीके का, एक तो सस्ता है लेबर और हमारे लिए बेहतर है, हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तीनों ने अपने बैक ऑफिसेस के लिए, डेटा एंट्री के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर इंडिया से हायरिंग चालू कर दी। बड़े बड़े कॉलेज, अब आप देखोगे ना, फेसबुक जैसी कंपनियां, ये सब भारत में बड़े बड़े कॉलेजेस में आती हैं। गूगल आती है भारत में, सब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, ताकि इंडिया जो है जा करके, आज देखिए ना आप, यूरोप के जितने भी देश हैं, अमेरिका की देश हैं, वहाँ की कंपनियों में सीईओ लेवल पे इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। सामान्य बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में हो, एप्पल में हो, गूगल में हो, भारत का आदमी कैसे बैठ गया वहाँ पे जाके? यही कारण था कि सीईओ लेवल तक हम पहुँच गए वहाँ पे। तो सोचिए, भारत के उनके अन्य हायरार्की में इंडिया का ही आदमी है ज़्यादातर। तो ये एक कारण बना, हमें अपॉर्चुनिटी मिली सर्विस सेक्टर पे ही। पहली बात तो ये समझिए। फिर तो चलो ठीक है, हमें यहां अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो हमें अपना औद्योगिकरण तब भी जारी रखना चाहिए था। लेकिन ना तो हमने बंदरगाह बनाए थे ज़्यादा, ना हमारे यहाँ रेलवे नेटवर्क बढ़िया था। अंग्रेज जितना बना के चले गए हैं, अब जाके थोड़ा विस्तार ये कर रहे हैं। उसके बाद रेलवे नेटवर्क पे काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आज़ादी के टाइम जितना रेलवे नेटवर्क था उसी लेवल पे, तो रेलवे नेटवर्क उतना बेहतर। अब जाके फ्रेट जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, मालगाड़ी का अलग ही कॉरिडोर बना दिया गया है। पढ़ाऊंगा मैं किसी दिन, डीएफसी वगैरह पढ़ाऊंगा आपको कि ये सब अलग तरीके से, इंडियन रेलवे अलग काम करती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग तरीके से वर्क करता है, उसका भी एक नेटवर्क अब डेवलप कर रहे हैं हम। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तो लैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जितनी लैंड की ज़रूरत है, जितनी भारी मशीनरी की ज़रूरत है, जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिन बंदरगाहों की ज़रूरत है, जिन रेलवे नेटवर्क की ज़रूरत है, जिस पूरे के पूरे आपके जो है रोड नेटवर्क की ज़रूरत है, रेगुलर हमें हमारे घरों में अभी अब आने लग गई है बिजली। नहीं, पहले कटौती सोचो, अभी भी कटौती होती है बड़े स्तर पे। तो उद्योगों को जितनी बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ये सब कुछ उद्योगों को नहीं मिल पा रहा था। लाइसेंस राज अलग था, कोई भी उद्योग खोलना है, दुनिया भर के आपके व्यवधान पहले खड़े थे। तो सर्विस सेक्टर जो है आपका बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था आपका। सेवा क्षेत्र केवल एक कार्यालय बन गया। कंप्यूटर, बिजली, बैकअप, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन, इन सब की आवश्यकता थी। ठीक है, सर्विस सेक्टर में क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई सर्विस सेक्टर करना है, क्या करना है आपको? अच्छे कंप्यूटर रख लीजिए, सारा काम ऑनलाइन होना, एक इंटरनेट कनेक्शन लगा लीजिए। अभी आप सोचिए, हम यहाँ से राजस्थान के बच्चे को, ये क्लास आपका लगभग बच्चा कहीं भी देख रहा है, कितना आसान है, क्योंकि सर्विस सेक्टर, एजुकेशन भी आपका, एडटेक क्या हुआ, एडटेक क्यों इतना बड़ा, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से ना जोड़ा जाता तो बड़ा मुश्किल था कि इतना बड़ा बूम नहीं आता कभी भी, या यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म नहीं आता। या फिर आप देखिए मेडिकल लाइन भी आपका पूरा पूरा जितना ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है सब कुछ हुआ, बहुत छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन अभी यही मशीनीकरण करना हो तो इसके लिए इंफ्रा बहुत छोटा है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। एक कार्यालय हो छोटा सा, कंप्यूटर रखा हो, बिजली बैकअप होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट का, चार चीजें मिल करके आपका इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। लेकिन ये चीज औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र प्लांट ही पता चला 1 किलोमीटर तक का फैला हुआ है, और फिर उसको चलाने के लिए जो लेबर चाहिए वो अलग चीज है।
तो कहीं ना कहीं पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का जो है अलग अलग था, तो हमें आसान सर्विस सेक्टर ज़्यादा लगा। दूसरा क्या है, सर्विस सेक्टर का काम है सॉफ्टवेयर बना देना, कोड बना देना, ठीक है, और सेकंडों में अमेरिका तक। इंटरनेट से क्या है, अभी आप तुरंत व्हाट्सअप करिए, सेकंडों में आपका कहीं भी पहुंचा दीजिए। सारा खेल सेकंडों में होता है वहां पे, डिजिटल तरीके से इंटरनेट के। मेल करिए, मेल कहीं भी पहुंच जाएगी आपकी। ये तो काम देखो, सर्विस सेक्टर का स्पीड कितना तेज है। हमारे यहाँ कलकत्ता से कोई सामान बन रहा है और उसको दिल्ली लाना हो तो सड़कों की हालत आपको पता है क्या हालत है। सड़क छोड़िए, एक तो रूल्स भी हैं, ट्रक इतने बजे चलेंगे, इतने बजे नहीं चलेंगे भी, तो चलो बीच बीच में पुलिस वाले अपना वो डंडा ठोकते रहते हैं। लाल फीता शाही, कछुआ गति, कछुआ गति समझ रहे हैं ना। हाई व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं, बारिश हो जाए सड़कें जितनी भी हैं सब ध्वस्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई बंदरगाह नहीं बनाई। चाइना ने काम किया, चाइना ने अपने इंफ्रा पे काम किया पूरा, चाइना ने गांव लेवल पे तक इंफ्रा बना दिए। सरकार को लगा रहे यार भ्रष्टाचार चरम पर था। तो इन सब के कारण से लॉजिस्टिक का जो दूरी था, सर्विस सेक्टर के पास सेकंडों में अपनी सर्विस पहुंचाने का टाइम है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कर भी ले रहा है उसके लिए बड़ा घाटे का सौदा बन जा रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं पे दिक्कत हमें झेलनी पड़ी है। अब जाके सरकार कर रही है बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब बन रहे हैं ताकि हम स्पीड को ज़्यादा कर सके। इसके बाद सरकार ने शुरू में ही जो आईटी या सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसके लिए कोई कानून और मंत्रालय नहीं था, अब जाकर के मंत्रालय और कानून अब जाकर के बने हैं। लेकिन उद्योगों के लिए इतने लाइसेंस थे, इतने कड़े नियमों से गुजरना पड़ता था कि कोई भी उद्योगपति उसके लिए तैयार नहीं हो। इसलिए कुछ चंद घराने हैं जो उद्योगों में हैं, सभी नहीं आ पाए उद्योगों में। सर्विस सेक्टर में आज बहुत सारे लोग आ गए, प्रमोशन नहीं हो पाया गवर्नमेंट की तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीज नहीं थी, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं था। एक फाइल 50 कार्यालयों में जाती थी और फाइल में होते होते पता चला सामने वाले का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। सरकार काम को इतना देरी कर दी कि लोग करने से नौकरशाही का हस्तक्षेप इतना था, इतनी जड़ें मजबूत हो चुकी थी नौकरशाही की। लेकिन ये चीज़ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के तहत नहीं था। टैक्स वगैरह की छूट भी शुरू में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बहुत दी गई, इस कारण से आईटी प्रमोट हुआ और हम इस सेक्टर में चले गए। तो सरकार के कड़े, जटिल और दमनकारी श्रम कानून, बहुत सारे लेबर लॉज भी बहुत सारे कड़े हैं आपके, आप सभी को पता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बुरी कंडीशन है, लेबर लॉ ही है, एक लेबर ऑफिसर भी होता है आपका। ठीक है, वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन जनरली तो एक तो रोजगार का डर हमेशा बना रहा भारत में कि रोजगार यहाँ पे लेबर ही नहीं मिल पाएगी। नहीं नहीं, हम लोकतंत्र को दोष नहीं देंगे यहाँ पे, लोकतंत्र को दोष क्यों दे यहाँ पे। वैसी पॉलिसी हम भी बना सकते हैं ना इंडस्ट्री को लेकर, लोकतंत्र इसमें बाधक नहीं है, लोकतंत्र तो अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। नहीं, इस आप संसद में कानून पारित कराइए ना इन सब चीज़ों के लिए, लाल फीताशाही खत्म कर दीजिए, टैक्स खत्म कर दीजिए, लेबर लॉज जो है कम से कम ऐसा। अब जैसे पहले के लेबर लॉ में आपको बताता हूँ, एक कानून था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, आज़ादी के टाइम पे बना था। क्यों ये सब, क्यों इतने कठोर कानून हमने क्यों बना लिए थे? अंग्रेजों ने इतना शोषण किया था उस टाइम पे, तो आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माता है उनको लगा कि आधे ज़्यादा कानून उन्हीं के बनाए हुए थे, तो उन्होंने जो लेबर लॉज बनाए थे बहुत अपने पक्ष में ज़्यादा थे, लेबर्स का वास्तव में शोषण हुआ करता था। तो आज़ादी के बाद जो कानून बने उनको बहुत गौर से बनाया गया कि कर्मचारियों का, श्रमिकों का किसी भी तरीके से कोई शोषण ना कर पाए। तो जिस कारखाने में 100 से अधिक कर्मचारी हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत, उसमें बिना किसी कर्मचारी को, आप समझिए इसमें इतना सरकार की अनुमति रखना पड़ता था, सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता था। और यदि मान लो कंपनी का घाटा हो जाए, मान लो आपने कंपनी खोली और आपने 100 कर्मचारी रख लिए, अब आप मान लो सैलरी वैलरी देने की स्थिति में नहीं हो, तो आपको लगता है यार मैं 50 ही कर्मचारी कर लेता हूँ, मैं 20 ही कर्मचारी कर लेता हूँ। लेकिन पहले गवर्नमेंट से आप अप्रूवल लीजिए,
पता चला हर महीने सैलरी चढ़ती जा रही है, मान लो घाटा लग गया तो आप फैक्ट्री नहीं बंद कर सकते। तो आप क्या हो गया, रिस्की हो गया। आज क्यों सबको सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि कभी भी उद्योगों को प्रमोट गवर्नमेंट ने किया ही नहीं, तो फिर लोगों को लगा ठीक है। इसके अलावा कानून के डरों से लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों को 100 से बड़ा किया भी नहीं। उन्होंने कहा 100 से ज़्यादा कर्मचारी रखेंगे ही नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा कर्मचारी रखेंगे इस रूल के अंतर्गत आ जाएंगे, श्रम अधिनियम के तहत, और इसके तहत फिर जेल में ना फंस जाए। तो जिस स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होनी भी चाहिए उस स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई, लेबर ही कम है। चाइना और वियतनाम में सब कुछ नहीं था। 1991 के उदारीकरण से पहले यदि कोई भी कंपनी अपनी क्षमता से अधिक स्कूटर बनाती, कार बनाती, कपड़े बनाती, तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले सरकार से पूछिए कि मैं इससे ज़्यादा कंप्यूटर ये बना दूं, स्कूटर बना दूं, तो अधिक उत्पादन ही नहीं करने दोगे। कर लिया, ज़्यादा उत्पादन के लिए जुर्माना दो। तो ऐसे में कौन करेगा? विदेशों से भी क्यों कोई आएगा? और ये जो पूरी व्यवस्था बनी हुई थी, ये जो कानून हमने पारित कर रहे थे, तो घरेलू बाजार पे एकाधिकार, मोनोपोली पैदा हो गई, प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई हमारे देश में। भारतीय कंपनियां अपने तकनीकी को आधुनिक बनाने का प्रयास ही नहीं कर रही थी। ग्राहकों के पास दूसरा विकल्प ही नहीं तय बन पा रहा था। आप सभी को पता है कि एम्बेसडर कार चला करती थी। सोचो, वो बेचारा 80 लाख रुपए की कंपनी बिक गई। वो पहले अधिकारी और नेता उसी में चला करते थे। आप समझिए ना बात को। एक स्कूटर चला करता था पुराना वाला, याद करिए, चेतक स्कूटर है ना, घर पे वो चेतक बोलते थे उसको। वो स्कूटर बेचारा, वो कंपनी बेकार हो गई, ध्वस्त हो गई। पहले इनकी मोनोपोली हुआ करती थी, पहले एम्बेसडर की मोनोपोली हुआ करती थी, चेतक की मोनोपोली हुआ करती थी। दूसरा विकल्प तैयार ही नहीं था। लेकिन जब विकल्प आया, देखिए गायब हो गए मार्केट से। तो 1991 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, विदेशी कंपनियां आई, बंद अर्थव्यवस्था ने भी डिस्टर्ब किया हमें, ये भी एक कारण था। विदेशी कंपनियां आई और भारतीय उद्योग गायब हो गया। अभी ईवी आपको प्रमोट करना है, आप चाहते हैं भारत में ईवी आ जाए, टेस्ला को फ्री हैंड दीजिए। आप भारत की कंपनियों को भी फ्री हैंड दीजिए, लेकिन ले आइए एक दो चार विदेशी कंपनियां, सब हो जाएगा। तो एक तो ये कारण है। बुनियादी ढांचा, जैसा कि बिजली संकट मैंने आपको बताया, जितनी बिजली के उद्योगों की जरूरत थी कभी थी नहीं। 24 घंटे बिजली चाहिए उद्योगों को, वहां बिजली नहीं कट होनी चाहिए। लेकिन भारत में बहुत बुरी स्थिति हमेशा बनी रही, इस कारण से उत्पादन लागत बढ़ जाती थी। ठीक है। भारत में सड़कों की खराब स्थिति होने के कारण से, रेल लाइनों पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण से, बंदरगाहों पे लाल फीता शाही होने के कारण से कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाना है, भेजना है, वो नहीं हम भेज पाते थे। तो वैश्विक बाजार में बहुत महंगा रहा हमारा सामान और बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया, जिसके कारण से हम जाकर के वहाँ कम्पीट नहीं कर पाए। हमने एक्सपोर्ट भी किया लेकिन हमारा माल ज़्यादा बिका ही नहीं, क्योंकि महंगा इतना हो जाता था। सरकार अलग से ड्यूटी अलग लगाती थी। कोई भी परियोजना चालू करनी है, जमीन ही नहीं अधिग्रहण हो पा रही। संपत्ति का अधिकार शुरू में रहा, 1978 तक संपत्ति का अधिकार बना के रख दिया गया। तो कोई काम चालू करना है तो पहला काम क्या है? लैंड चाहिए। कारखाने लगाने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत होती थी। भारत में भूमि रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होते थे। किसानों के विरोध प्रदर्शन ही चल रहे हैं हर जगह। राजनीतिक दलों द्वारा भी इसका फायदा उठाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। टाटा का नैनो प्रोजेक्ट याद रखिए। टाटा गया कहाँ? पश्चिम बंगाल, सिंगूर एक जगह है वहाँ पे, वहाँ गया, कुछ नहीं हुआ। वापस आके गुजरात में सानड़ में हुआ। पास्को एक कंपनी है, पोस्को एक कंपनी है, उसने उड़ीसा में स्टील प्लांट के लिए भूमि की बात की, नहीं मिला, बंद कर दिया। जमीन ही नहीं मिलती थी। वैश्विक निवेशक आते थे, देख रहे हैं भारत में जमीन ही नहीं अवेलेबल है, कौन यहाँ पे लगाएगा, कौन यहाँ पे जोखिम लेगा। इस कारण से हम औद्योगिक तरफ से पिछड़ गए हमेशा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पूंजी, कैपिटल। भारत के बैंक जो है ना, सबसे बड़े चोर हैं। इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमारा बैंकिंग ढांचा अभी भी वैसा ही है। SBI बैंक चले जाइए लोन लेने के लिए, पूरा घर और दुनियादारी सब गिरवी रख लेगा आपका। जितना शोषण हो सकता है अधिकतम सब कुछ शोषण करते हैं ये। बाकी के बैंकों की यही हालत है।
तो भारत में बैंकों के द्वारा जितने भी ऋण उस समय दी जाती थी, एक तो ब्याज दरें बहुत ऊंची रहती थी, 10 से 12% ज्यादा। चाइना में, जापान में, पश्चिमी देशों में 2 से 4% के ब्याज दर पे भी लोन मिल जाता था। क्यों आएगा कोई भारत, मुझे आप बताइए। तो कोई आप ये कहते हैं ना भारत आओ भारत आओ, क्यों आएगा कोई भारत? अब जाकर के वो माहौल बनाने में भी सरकार सफल नहीं हो पा रही है। आपको क्या लगता है अभी बहुत अच्छी स्थिति है? नहीं है, अभी भी बैंकों का वही रवैया है, अभी भी लैंड एक्विजिशन में वही प्रॉब्लम्स है। और सबसे बड़ी चीज एमएसएमई सेक्टर, सबसे बड़ा हिस्सा है छोटे मध्यम उद्योग जो हमारे यहाँ पे, इनकी भी हालत बहुत खराब है। बैंक इन्हें भी लोन नहीं देते हैं, नई मशीनें खरीदने में, तकनीकी को अपग्रेड करने में इनकी भी हालत खराब है। पूंजी है ही नहीं, पूंजी मिल भी नहीं पा रही भारत में। सरकार की गलत रणनीतियां भी रही बहुत सारी, सरकार ने इतनी सारी गलत रणनीतियां बनाई कि उसके कारण से भी कुछ हो नहीं पाया। तो सरकार की पॉलिसीज ने मिल करके हमें बाहर कर दिया। चाइना ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, खिलौना टॉय इंडस्ट्री डेवलप की, घरों में टॉय बनते थे, जूता इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुरुआत ही उन्होंने टेक्सटाइल से की, पूरे दुनिया के बाजारों पे कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में लघु उद्योग, गांव, लघु उद्योग का मतलब समझ रहे हैं ना, जो गांव में उद्योग लगने चाहिए, कुटीर उद्योग, एमएसएमई सेक्टर, छोटे छोटे कारखाने लगा करके, लेकिन उनके पास पूंजी सीमित है, पुरानी तकनीकी है, तो वैश्विक बाजार का कोई भी हमारा बीच का सेक्टर पूरी तरीके से तहस नहस है। आज भी वहां पे स्किल्ड लेबर नहीं है, अर्ध कुशल लेबर और स्किल्ड लेबर आज भी नहीं है। सर्विस सेक्टर हमारा आगे बढ़ चुका है। रोजगार इसीलिए भारत में नहीं है, लोग बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में कोई समस्या? आय की असमानता है ही है भारत में। आप देखिए भारत में कुछ चंद परिवार, कुछ घराने हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, 2 से 3% लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है, बाकी लोगों के पास कृषि पर अत्यधिक बोझ हमेशा बना रहा, हमेशा हम जो है डिपेंडेंसी बने रहे। सुधारने का प्रयास हो रहा है लेकिन कुछ है नहीं। मेक इन इंडिया योजना लेकर आई गई थी 2015 में, बस योजना तक लाई गई, कुछ समय तक माहौल बनाया गया, लेकिन वो माहौल सफल साबित होता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत तेजी से काम चल रहा हो। 15 साल हो चुके हैं इस सरकार को भी, ये सरकार भी भारत को औद्योगिकृत करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि 10-15 साल और लग जाए। ठीक है, सरकार ने 2-3 काम जरूर किए हैं। एक तो श्रम सुधार किए गए हैं, अभी पीएम गति शक्ति की बात हुई है। पता है क्या पीएम गति शक्ति क्या है? बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है हमें अपने, ठीक है, लॉजिस्टिक लागत को अपने सही करना है हमें, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये तो वर्तमान स्थिति है। अब बात करते हैं शुरुआत की। भारत औद्योगिक क्रांति में विफल क्यों हो गया? कुछ कुछ चीजें लिखते भी जाइएगा साथ साथ पॉइंट में। भारत में औद्योगिक क्रांति देर से क्यों प्रारंभ हुई, इतना टाइम कैसे लग गया? यूरोप में जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति फल फूल रही थी, तो भारत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अधीन था उस समय। पहली बात तो औपनिवेशीकरण, पहला कारण है औपनिवेशीकरण, और औपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक नीतियां, औपनिवेशिक शोषण। क्या थी औपनिवेशिक नीतियां? अंग्रेजों की एक नीति थी, क्या नीति थी बताइए? भारत को कच्चे माल का केवल निर्यातक बनाना, एक पॉलिसी ये थी। ब्रिटिश नीतियों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत कपास का, जूट का, नील का, कच्चे रेशम का, केवल इनका आपूर्तिकर्ता बना रहे, केवल इनको दूसरे देशों को, यूरोप को बेचता रहे, भेजता रहे। तो पहली पॉलिसी क्या रही इनकी? कच्चे माल का भारत को क्या बना देना? निर्यातक। और निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया। निर्मित वस्तुओं का क्या बना दिया? आयातक। निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया।
तो ब्रिटेन में मशीनों से बना हुआ सस्ता सामान बिना किसी आयात शुल्क के भारत में भेजा जाता था और भारत से यहाँ से चीज़ें ब्रिटेन पहुँचती थी। तो ये दो पॉलिसी तो ये थी। दूसरा काम और क्या किया इन्होंने, क्यों नहीं हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाया? पारंपरिक विनिर्माण और हस्तशिल्प उद्योग को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ था, कैसे खत्म किया? इन्होंने एक तरफा फ्री ट्रेड बनाया। फ्री ट्रेड मतलब दोनों देशों के लिए, भारत और ब्रिटेन के लिए, दोनों के लिए एक नियम होते, लेकिन इन्होंने नियम इस तरीके से तय किए कि वो एक तरफा थे। कैसे एक तरफा थे? एक तरफा नियम कैसे थे बताइए? ब्रिटिश सरकार भारत का जो भी सामान होता था, जैसे हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ बनता था, सूती कपड़े बनते थे, उस पर इतना टैक्स लगा दिया गया, इतना टैक्स लगा दिया कि वो दूसरे देशों में जाके बहुत महंगा हो गया। ठीक है, तो और जो ब्रिटिश सामान था जब वो भारत आता था तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं रहता था, बिना टैक्स के बिकता था। तो एक तरफा मुक्त बाजार यहाँ पे डेवलप हो गया। ठीक है, पारंपरिक विनिर्माण और हस्तशिल्प के पतन के तौर पे। इसके अलावा शिल्पकारों का विस्थापन, शिल्पकारों का विस्थापन कैसे? इसको बोलते हैं विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब दुनिया में औद्योगिकरण चल रहा था, भारत भी औद्योगिकृत हो रहा था। जितने भी कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, इनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए, खेती पर निर्भर होना पड़ा। इसे विऔद्योगीकरण कहते हैं। एक और थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन हुआ। जितना भी भारत से सरप्लस वैल्यू बचती थी, जितना भी यहाँ से अर्थव्यवस्था में होने वाला अधिशेष था, उसको कहाँ भेज दिया जाता था? ब्रिटेन भेज दिया जाता था। भारत पे नहीं लगाया जाता था उसको। भारतीय उद्यमों के पास बड़े पैमाने पर नए कारखाने और आधुनिक मशीनों को लगाने के लिए वित्तीय पूंजी बची ही नहीं, कैपिटल बेस ही नहीं था हमारे पास। तो हम सरप्लस वैल्यू को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे अंग्रेजों के द्वारा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का विकास हुआ भी तो वो किसके लिए हुआ? अंग्रेजों का अपने हितों की पूर्ति करने के लिए। बुनियादी ढांचे का संकीर्ण विकास किया गया भारत में। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का जाल तो बिछाया, लेकिन उसका उद्देश्य उद्योगों को जोड़ना नहीं था। उसका उद्देश्य था कि सेना को त्वरित रूप से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, अंदरूनी इलाकों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाया जा सके, बंदरगाहों से निर्मित माल को बहुत तेजी से पूरे भारत में पहुंचाया जा सके। तो इन्होंने बंदरगाहों से जोड़ा रेलवे लाइन को, और बाकी दूसरा कोई अल्टीमेट उद्देश्य नहीं था इनका। अभी तक क्यों नहीं हो पाया वो मैंने आपको बता दिया। लाइसेंस राज, लाल फीताशाही, कड़ा सरकारी नियंत्रण, धीमी विकास दर, जटिल श्रम कानून, भूमि कानून। ना तो हम भूमि अधिग्रहण कर सकते, ना तो हम तो कठोर कानून है, महंगा परिवहन है, बिजली पानी की समस्या है, स्किल गैप है, स्किल डेवलपमेंट की कमी है, असंगत शिक्षा प्रणाली है। तो ये सब मिल करके भारत को कहां पे ले गए? गर्त पे ले गए। किस चीज के? औद्योगिक गर्त पे। सर्विस सेक्टर की तरफ हम ज्यादा बढ़ते चले गए। ये सब फैक्टर हैं। इन सब फैक्टरों ने भारत के औद्योगिक ढांचे को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन की विऔद्योगीकरण की नीति। आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई कब? जनरली भारत में औद्योगिकरण को हम मानते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सेकेंड फेज में।
रेलवे के आगमन से मानते हैं कि रेलवे के आगमन से भारत में जो है आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई, लेकिन मशीनीकरण कभी नहीं हुआ। ये भी समझ लीजिए, दिमाग में एक चीज़ जरूर बैठा लीजिए, मशीनीकरण कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों से पहले भारतीय उद्योगों का स्वर्ण काल था। ये मैं आपको बताया था कि अंग्रेजों से पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। हम वैश्विक स्तर पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे, भारत के टोटल, विश्व के टोटल मैन्युफैक्चरिंग का हम 25% हम बनाते थे। ये कब की बात है? जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे। तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कमज़ोर नहीं थी। मुगल काल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। क्या बनाते थे हम? कपड़ा बनाते थे, है ना, सूती कपड़ा बनाते थे। और क्या बनाते थे? धातु इंडस्ट्री थी पूरी, जहाजरानी उद्योग था, है ना। हम बेहतरीन हथियार बनाते थे, दमिश्क स्टील की तलवारें बनती थी भारत में, जहाज, समुद्री जहाज बनते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इन सभी इंडस्ट्री को ख़त्म करने का प्रयास किया। इसी को हम विऔद्योगीकरण कहते हैं। और ये सब कुछ हुआ है एक जो आपका वन वे फ्री ट्रेड था, एक तरफा मुक्त बाजार प्रणाली, ठीक है, कि भारतीय सामानों पर भारी महंगा हमें क्या लगाना है? इंपोर्ट ड्यूटी लगाना है, आयात शुल्क लगाना है, और ब्रिटेन से आने वाले माल को हमें क्या करना है? सस्ता कर देना है। तो भारत को बना दिया गया कच्चे माल का निर्यातक, ठीक है। बुनकरों को तबाह कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन से कपड़े बन के आते थे, भारत में इतने सस्ते बिकते थे कि बुनकरों के कपड़े कोई नहीं खरीदता। कभी हैंडीक्राफ्ट मार्केट गए हो आप? दिल्ली में एक जगह है दिल्ली हाट, कभी दिल्ली जाना तो एम्स है, एम्स के पास ही है दिल्ली हाट। दिल्ली हाट में भारत के सभी, मतलब मैं दिल्ली हाट इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर एक स्टेट का एक स्टॉल बना दिया गया है। हर एक स्टेट का स्टॉल है, वहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो उस स्टेट का फूड, खाना, और दूसरा उस स्टेट का हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट आप देखो, हैंडीक्राफ्ट में टाइम लगता है, मशीनीकृत नहीं है, हाथ से बन रहा है वो, तो वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी, महंगा होगा। और निश्चित तौर पे जो मशीन से बनी हुई चीज़ होगी सस्ती होगी। दोनों में बहुत अंतर है। घर का खाना और बाहर रेस्टोरेंट का खाना में अंतर है कि नहीं है? बस। तो कहीं ना कहीं पे हैंडीक्राफ्ट इतना महंगा था कि बुनकर इंडस्ट्री धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। भारत में लाखों और पारंपरिक बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए, शहरों की तरफ उनका पलायन बढ़ गया, लोग खेती पर निर्भर हो गए, ज़मीनी दबाव बढ़ा, सब फिर एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए। अभी आपने एक चीज़ देखी थी कोविड के टाइम पे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? सब के सब लोग जो है पलायन कर गए गांव की तरफ। जैसे उद्योग बंद हुए, उनके पास एक दूसरा विकल्प था कि गांव में जाके खेती कर लेंगे। श्रमिक वर्ग के पास यही ऑप्शन होता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। भारत में औद्योगिकरण कभी भी यदि मानते हैं हम लोग तो जरूर 1853 से बोलते भर हैं। 1853 से भारत में औद्योगिकरण चालू नहीं हुआ, वो तो और लूट का काल चालू हुआ। पहले लूट आराम से होती थी, अब लूट को और बड़ा कर दिया गया, स्वरूप बड़ा कर दिया गया। हाँ, यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो जनरली स्टार्ट हो जाता है डलहौजी के टाइम पीरियड से। रेलवे आता है, टेलीग्राफ सेवाएं आती हैं, कुछ बंदरगाहों को मजबूत किया जाता है, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को। भारत में भी क्या भारत के लोगों ने भी कभी पहली बार मिल वगैरह बनाई? तो कुछ नाम आप लिख लीजिए। एक पर्सन थे जिनका था कवासजी नानाभाई डाबर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1854 में मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल बनाई। कवासजी नानाभाई डाबर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की वास्तविक औद्योगिक स्वतंत्रता 1907 में शुरू हुई, जब जमशेदजी टाटा ने टिस्को बनाई, टिस्को की स्थापना की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
ठीक है। दोनों विश्व युद्धों के दौरान, इसके बाद 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों का इम्पैक्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। दोनों विश्व युद्धों के दौरान ब्रिटेन से माल का आना कम हो गया। ब्रिटिश सेना को हथियारों, कपड़ों और जूतों के बोरों की जरूरत पड़ी और इस संकट ने भारतीय उद्योगों को, खासकर टाटा स्टील और कपड़ा मिले जितने, इनको तेजी से बढ़ने का मौका दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। और आजादी के समय भारत को एक जर्जर अर्थव्यवस्था मिली। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का सहारा लिया हमने, पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। नेहरू मॉडल क्या था? नेहरू मॉडल कोई बताएगा? नेहरू मॉडल से हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, यहां से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। क्या था नेहरू मॉडल? महालनोबिस मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 1956 में चालू हुआ कि हम भारी उद्योगों को लगाएंगे भारत में। पीएसयू बनाए गए बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों को, विदेशी तकनीकी का सहारा लिया गया, विदेशों से, बहुत सारे देशों से हमने मदद ली। तो भारत वस्त्र उद्योग का राजा हुआ करता था, टेक्सटाइल मोनोपोली हुआ करती है हमारी पूरे वर्ल्ड में। पूरे विश्व में भारत से सूती कपड़े बिकते थे, रेशमी कपड़े बिकते थे, ऊनी कपड़े बिकते थे। ढाका का मलमल बड़ा फेमस था, बहुत महीन बुनावट होती थी ढाका के मलमल की। कालीकट में कैलिको करके कपड़ा होता था, सूती कपड़ा होता था, वो बेचा जाता था। मसूलीपट्टनम में छींट करके कपड़ा होता था, वो बेचा जाता था। तो हम निर्विवाद रूप से सुपर मोनोपोली वाले स्टेट थे जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे। सूरत से आज भी आप सूरत देखते होंगे, सूरत पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप है। सूरत हो गया, बंगाल में मुर्शिदाबाद वस्त्र व्यापार के लिए एक बड़ा बाजार था, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के तौर पे था। उन्नत धातु विज्ञान था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ के लोहार वर्ल्ड फेमस लोहार होते थे, वो साइंस उनके पास था। स्टील गलाते भी थे और अभी भी देखते होंगे लोहार इंडस्ट्री है पूरी की पूरी भारत में, लोहा को पीटते हैं वो। बहुत सारी जनजातियां भी ये काम करती हैं, लौहकरण का काम। लेकिन अभी आप देखोगे उनकी हालत अच्छी नहीं है, सरकार ने उनको अभी भी प्रमोट नहीं कर रही है। रोड के किनारे आप देखेंगे बहुत सारे हैंडमेड जो है, आपको बहुत सारा टूल्स मिलता है। चाकू हो गया, हसिया चलता है हमारे गांव में, एक हसिया जानते हैं आप लोग, है ना? हसिया से, पहले तो हसिया से ही घर में सब्जियां वब्जियां काटी जाती थी, अब तो लोग धीरे धीरे आधुनिक हो गए, हसिया ख़त्म हो गया। तवा भी वो हैंडमेड था, जो जितना घर का किचन का सामान है सब कुछ बनाते थे। लेकिन आज देखेंगे अब वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट से, उनका अपनी रोटी नहीं चला पा रहे हैं। यही कंडीशन अंग्रेज़ों ने सेट कर दी थी। लेकिन उस समय जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तब दमिश्क स्टील चला करता था यहाँ पे दक्षिण भारत में, मैसूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एक विशेष प्रकार का स्टील बनाया जाता था और दुनिया भर में दमिश्क तलवारें बनती थी और यहाँ से बिकती थी। जो आज अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, डिफेंस इक्विपमेंट भारत एक्सपोर्ट करता था उस समय। लोहे के कवच बनते थे, ये सब हम बनते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। मराठा काल में तोपें जितनी बनी, बंदूकें जितनी बनी, मराठा जितने, या फिर आपने सुना होगा हैदर अली, उसने भी एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था। रणजीत सिंह ने आधुनिक शस्त्रागार बनाया। तो उस समय तोप, हथियार, ये सब कुछ भारत में ही बनते थे, हम बाहर से नहीं खरीदते थे। हम भारत में तो भारत से एक्सपोर्ट भी करते थे पूरे विश्व को। तो पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री हमारे पास थी। हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र, पीतल नगरी हमारे यहाँ पे, मुरादाबाद, बनारस, तंजावुर, पीतल, तांबा, कांसा, बर्तन, मूर्तियाँ, सब कुछ बनती थी भारत में। ये सब कुछ था उस टाइम पे। और जहाज रानी उद्योग, एक लंबा समुद्र तट था तो जहाज बनाते थे। गोवा में जहाज बनते थे, आपके सूरत में जहाज बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि पहले जहाज जो बनते थे वो लकड़ी के बनते थे और भारत में एक विशेष लकड़ी होती है सागौन की लकड़ी, टीक की लकड़ी, तो बड़ी लंबे समय तक चलती है, मजबूत लकड़ी चलती है वो।
यूरोपीय देशों से बेहतर गुणवत्ता होती है उसकी, कई सालों तक पानी में गलती नहीं है वो। ब्रिटिश जहाज चलता था 10 से 12 साल, भारतीय जहाज चलता था 50 साल। सोचिए इतनी उम्र होती थी। तो इस कारण से भारतीय जहाज़ों की बहुत बड़ी डिमांड हुआ करती थी। एक नील इंडस्ट्री डेवलप थी, कपड़ों में कलर करना होता तो भारत से कलर मंगाया जाता था। नील की खेती, अफीम इंडस्ट्री डेवलप थी। नील को तभी इंडिगो कहते हैं ना, इंडिगो जो है नील कलर ही है। मसाला इंडस्ट्री डेवलप हो गई, इत्र इंडस्ट्री डेवलप हो गई, चमड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो गई, चीनी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ये सारी इंडस्ट्रियां डेवलप हो गई आपकी। जूते हमारे यहाँ बने, ढाले हमारे यहाँ बने, जीन हमारे यहाँ बने, ये सब कुछ हमारे यहाँ बने। तो भारत में पूरा का पूरा कुशल कारीगर, और कारीगर कुशल क्यों होते थे बताइए? इतने कुशल कारीगरों के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि सारे काम वंशानुगत होते थे, परंपरागत होते थे। एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जुलाहों का परिवार, लुहारों का परिवार, कुम्हारों का परिवार, सुनारों का परिवार, एक सुनार वही आगे बढ़ता, स्किल्ड आपका जो है चलता जाता, आगे बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। ठीक है, सारा का सारा इंडस्ट्री आत्मनिर्भर हुआ करता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहता था, हमेशा भारत के पक्ष में रहता था। हम केवल अपना तैयार माल बेचते थे। केवल भारत दो चीजें खरीदता था, और दो चीजें, बहुत सोना और चांदी भारत आता था, बुलियन इंडिया आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सब कुछ था। मुगल बादशाह हो, राजपूत शासक हो, इन सब ने कुशल कारीगरों के कारखाने बनाए, रॉयल वर्कशॉप कहा जाता था उसको, ये सब होता था। लेकिन ये सब कुछ अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले क्या किया? खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ये है कारण पूरा का पूरा। और उसके बाद क्या होना चाहिए था कि भाई औद्योगिकरण होता, लेकिन हो ही नहीं पाया। आज हम सर्विस सेक्टर पर वैसे टिके हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि अभी बहुत जल्दी कुछ चमत्कार होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से देशी उद्योगों का विनाश अंग्रेजों ने किया, वैसे हैंडीक्राफ्ट का विनाश अभी भारत सरकार भी कर रही है। हस्तशिल्प उद्योग का प्रमोशन अभी भी नहीं है। और हस्तशिल्प उद्योगों का प्रमोशन सिर्फ एक तरीके से हो सकता था कि गांवों में कारखाने लगाए जाते। आप मुझे बता दो किस गांव में क्या कारखाने लगे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यदि कुछ लगा होगा तो एक सीमेंट इंडस्ट्री छोड़ दीजिए बस। सीमेंट इसलिए क्योंकि स्थानीय इंडस्ट्री है वो। कहीं पे जो है कोई माइंस वगैरह है सीमेंट, तो वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री लग जाएगी। आवश्यकता भी गाँव में क्या होता है, गाँव में भी खप जाता है, वहाँ से भी बिक जाता है, आसपास के क्लस्टर्स में वहाँ चली जाती है। मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड में केवल सीमेंट इंडस्ट्री है। भवन से निर्माण सामग्री इंडस्ट्री के अलावा बाकी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। तो सरकार को पहला काम यही करना पड़ेगा कि जो चाइना ने किया, उसने पहले अपने गांवों को मजबूत किया। ठीक है, तब जाकर के समाधान हो पाएगा। हमारे यहाँ पे रेलवे हो, बंदरगाह हो, सब कुछ बुनियादी ढांचा अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था। अब उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है। सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक कृषि पे आत्मनिर्भरता हमारी पहले भी थी, अभी भी अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है। हाँ, 2-3 चीज़ें हुई हैं, लेकिन किसान भी कहाँ खुश है बताओ? खेती की भी हालत वही है, किसान भी अपना पेट भर नहीं पाता है। दूसरे खुद किसान छोटे छोटे खेतिहर मजदूर हैं, किसी के पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो भी एक समस्या होगी। करना ही नहीं चाहता वंशानुगत काम, कौन करना चाहता है आप बताइए? सब सर्विस करना चाहता है। बिजली, परिवहन, संचार, ये तीनों चीज़ों पे सरकार को काम करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत जो है बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सारे कारण थे, ये सारी चीज़ें थी जो हमारे डिस्कशन आज के सेशन में हुई हैं। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली ट्रेन आपकी चली थी बॉम्बे से ठाणे, 1853 से शुरुआत माना जाता है। फिर सूती वस्त्र उद्योग में कवासजी नानाभाई डाबर, मैंने आपको बताया, इन्होंने बम्बई में सफल सूती कपड़ा मिल बनाई। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने। यहीं से भारत में आधुनिक कारखाने युग की शुरुआत मानी जाती है, 1854 में कवासजी नानाभाई डाबर। ठीक है, इसके बाद जूट इंडस्ट्री भारत में डेवलप हुई
1855 में। जॉर्ज ऑकलैंड थे उस समय। तो बंगाल के एक जगह है रिसरा, वहाँ पे हुगली नदी के पास भारत की पहले जूट मिल खोली गई वहाँ पे। ठीक है, भारत में औद्योगिकरण के कई सारे चरण हैं। प्रारंभिक औपनिवेशिक चरण 1850 से, हाँ, प्रारंभिक औपनिवेशिक चरण आपका 1850 से 1905 तक का समय काल है। भारत में औद्योगिकरण के चरण लिख लीजिए। पहला चरण है औपनिवेशिक शोषण का चरण, प्रारंभिक औपनिवेशीकरण का चरण, ये लिखिए। भारत में औद्योगिकरण के 4 प्रमुख चरण हैं। 4 प्रमुख चरणों के तहत है। पहला चरण क्या है? प्रारंभिक औपनिवेशिक चरण 1805 से 1905 तक। ये वो समय काल है जब पारंपरिक कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, आधुनिक उद्योगों की नींव रखी जा रही थी। ठीक है, पारंपरिक कुटीर उद्योगों का औद्योगिक पतन किया जा रहा था और आधुनिक उद्योगों की नींव रखी जा रही थी। पारंपरिक उद्योगों का पतन मतलब समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा बात है कि अंग्रेज वहाँ से बना माल लाते थे और यहाँ पे मार्केट में बेचते थे, जिससे भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे सारे के सारे खत्म हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। औपनिवेशिक शोषण था ही, भारत से कच्चा माल पहुंचता था और ब्रिटिश, इस समय विकास बहुत सीमित था। कुछ शहर थे, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया। ठीक है, एक बगान उद्योग इन्होंने डेवलप किया था। यहाँ पे एक इंडस्ट्री बनाई थी, बगान इंडस्ट्री, जैसे चाय बगान, कॉफ़ी बगान, नील बगान। कपड़ा उद्योगों पर ध्यान दिया इन्होंने। तो पहला चरण क्या है? औपनिवेशिक चरण। दूसरा चरण है राष्ट्रवादी चरण, राष्ट्रवादी उभार का चरण, राष्ट्रवादी उभार का चरण, राष्ट्रवादी उभार। इस समय भारत में राष्ट्रवादी उभार का चरण था और इसको आप युद्ध काल का चरण भी लिख सकते हैं। 1905 से 1947 तक का टाइम पीरियड युद्ध काल का चरण। इस समय युद्ध भी हो रहे थे, वैश्विक युद्ध भी हुए, भारत में भी हुए। तो राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हम देखते हैं। लेकिन उसका पहला प्रभाव देखने को मिला जब स्वदेशी आंदोलन हुआ भारत में। बंगाल विभाजन किया गया, स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1905 में स्टार्ट हो गया। विदेशी समारोह का बहिष्कार किया गया कि भैया हम विदेशी सामान नहीं यूज करेंगे, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। ये सब बातें चालू हुई राष्ट्रवादी उभार में, है ना। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई, हस्तशिल्प उद्योग को। तो यहाँ पे फिर से अब रिस्टोर किया जा रहा है। जो अंग्रेजों ने स्थानीय उद्योगों को खत्म कर दिया था, अब फिर से स्थानीय उद्योग बढ़ना चालू हो रहे हैं। भारी उद्योगों की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में पड़ता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। भारत में भारी विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद विश्व युद्धों का काल प्रारंभ हुआ। विश्व युद्धों का काल प्रारंभ हुआ, इसी में है सब कुछ। विश्व युद्धों का काल है ना ये। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से 1945 दो विश्व युद्ध चालू हुए आपके। और दोनों विश्व युद्धों के दौरान से भारत में अब आयात बंद हो चुका था। देखो इन विश्व युद्धों का प्रभाव क्या पड़ा कि अब भारत में ब्रिटेन से आयात नहीं हो रहा था, ब्रिटेन खुद ही फंस चुका था। तो ब्रिटिश कारखाने भारत को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो युद्ध सामग्री बनाने लग गए। अब उन्होंने जनरल सामग्री बनानी बंद कर दी। तो भारत में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इस समय हम अपना खुद कपड़ा बनाने लग गए, लोहा बनाने लग गए, सीमेंट बनाने लग गए, कागज बनाने लग गए, चीनी बनाने लग गए। तो विश्व युद्धों ने भी भारत के औद्योगिकरण को तीव्र किया। इसके बाद तीसरा चरण आपका स्वतंत्रता के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था का चरण। स्वतंत्रता के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था का चरण ये कब तक रहता है? 1947 से 1991 तक। स्वतंत्रता के बाद और नियोजित अर्थव्यवस्था का चरण। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई। इस समय 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल हुई हैं अब तक।
ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना पे एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा ध्यान था। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई गई इकोनॉमी में। तो पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों पर, बुनियादी ढांचे पर, भिलाई पे, राउरकेला पे, दुर्गापुर पे बड़े बड़े स्टील प्लांट वगैरह बनाए गए। फिर सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार की बहुत सारी रणनीतियाँ, रक्षा, रेलवे, ऊर्जा, भारी मशीनरी। सरकार अभी शुरुआत में बहुत नियंत्रण लेकर चल रही है, लेकिन पीएसयू बनाए गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए गए, लाइसेंस राज चालू हुआ आपका, निजी क्षेत्र पर कड़ा सरकारी नियंत्रण लागू कर दिया गया। किसी भी नई फैक्ट्री को खोलने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार का काल भी है ये। और इसके बाद भारत भी युद्धों में व्यस्त हो गया। 1945 में युद्ध हुआ, माफ कीजिएगा 1948 में युद्ध हुआ, पहले कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा। फिर इसके बाद 1962 में युद्ध हुआ, फिर 1965 में युद्ध हुआ, फिर 1971 में युद्ध हुआ। तो भारत का औद्योगिक विकास भी कम हुआ इस टाइम पे। जैसे जैसे युद्ध का टाइम पीरियड हुआ तो औद्योगिक विकास भी कम हुआ। तो ये लाइसेंस राज, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, और भारत पहुंच गया भुगतान संतुलन में। हमारी हालत हो गई खराब। भारत के पास विदेशी आय के लिए भी पैसा नहीं था। फिर हम आ गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के चरण में। चौथा चरण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का चरण 1991 से वर्तमान काल का समय। ठीक है। तो 1991 में खाड़ी युद्ध चालू था। तो उस समय फिर वही कंडीशन, तेल बहुत महंगा हो गया। भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि कम समय में जो है ज़्यादा 7-8 दिनों के लिए पैसा बचा था, बस 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए हमें विदेशों से। तो वो कंडीशंस क्रिएट हो गई कि फिर भारत ने कठोर नई आर्थिक सुधार नीति लेकर आए 1991 में, और भारत ने जो है आर्थिक संकट का सामना किया। और आर्थिक नीतियों में एक तो एलपीजी सुधार किया हमने 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की। लाइसेंस राज की समाप्ति की हमने। लाइसेंस राज, अधिकांश उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस राज समाप्त किया गया। निजी कंपनियों को व्यापार करने की आसानी दी गई। विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार को विदेशी कंपनियों, भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। तकनीकी, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सब पे अभूतपूर्व क्रांति हुई, है ना। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। और फिर अभी वर्तमान में सरकार देखो बहुत सारी पहले लेकर चल रही, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है। तो देखो अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी नीति चालू की थी। वो चाहते थे कि भारत को आर्थिक तौर पे कभी उन्नत ना बनाया जाए, तो उनकी एक सोची समझी भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, बाजारों पर जबरन कब्जा किया, शारीरिक आर्थिक उत्पीड़न किया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उन्होंने जो है कपास, नील, इन सब की खेती पर ज़्यादा, जूट उद्योग, इन पे ज़्यादा उन्होंने। तो भारत में अकाल पड़ने लग गए, बहुत सारे फेमाइन आते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं। रेलवे को इसलिए जोड़ा ताकि भारत का शोषण ज़्यादा किया जा सके, तो रेलवे जोड़ दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है। ठीक है। इन सब ने मिलकर के भारत के औद्योगिकरण को प्रभावित किया है। वर्तमान में सरकार को चाहिए कि सरकार एमएसएमई सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे। रोजगार को उत्पन्न करने में यदि सबसे ज़्यादा कोई बड़ा फैक्टर है, वो कौन है? एमएसएमई सेक्टर। इस दिशा में सरकार ने काम तो किया है, अभी परिभाषाएं बदली हैं, एमएसएमई के लिए बहुत सारे जो है उपाय किए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। क्लियर है? किसी को कोई भी कैसे भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेता है तो आप बता पाएंगे कि भारत कैसे औद्योगिक क्रांति में इतना पिछड़ गया और अभी भी हम पिछड़े हुए हैं।
ठीक है, चलिए।